प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट को आज प्रश्न नंबर 61 से शुरू करते हैं। परीक्षाओं में तमाम गुरुजन के द्वारा तमाम चैनलों पे ज्ञान दिया जा रहा है, हर प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है और इसमें जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं उसमें आप जहां अच्छा लगे, जैसे अच्छा लगे, बड़े श्रेष्ठ गुरुजन लोग यहाँ पे यूट्यूब के ऑनलाइन मंच पे अपनी क्लासों को पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन सब मिलाकर हम बस यही कहेंगे कि अगर आप मूल ग्रंथ का वाचन किए हैं तो किसी भी चैनल पे आप पढ़ेंगे, आपकी सफलता आपके साथ ही रहेगी। इम्पोर्टेंट यह नहीं है कि हम किस चैनल से भाग कर पढ़ने की यह चैनल सही है, वह चैनल सही है, गुरुजी ठीक है, वो गुरुजी ठीक है। मतलब बस यह है कि आपको किसके द्वारा बताए या पढ़ाए जाने पे समझ में आ रहा है, यह इम्पोर्टेंट होता है। और रह गई हमारे चैनल की बात, तो हमारे चैनल पे बस हम लोग प्रैक्टिस सेट इसलिए करवाते हैं क्योंकि हम लोग वरदराजाचार्य के शिष्य हैं। तो हम यह जानते हैं कि करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रस्सी यावत जात ते शिल्पे पड़त निशान। जितना है उतने में ही हम अभ्यासरत रहते हैं, क्योंकि हमारे पास न तो डिजिटल बोर्ड है, न स्टूडियो है, न हमारे यहाँ वह वाईफाई है, कुछ व्यवस्था नहीं है। लेकिन नित्य दिन आपके साथ साथ हम स्वयं अभ्यास करते हैं। काहें कि किसी को सिखाना या बताना होता है तो हमारे इस शिक्षा विभाग में या शिक्षा लाइन में यह कहा जाए कि सदैव विद्यार्थी बनकर ही कुछ सीखा और सिखाया जा सकता है, शिक्षक बन के कदापि नहीं हो सकता है। तो हम प्रतिदिन एक विद्यार्थी के जैसे ही आप लोगों के साथ लगे रहते हैं और हमेशा लगे ही रहेंगे। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रतिदिन हम प्रैक्टिस सेट इस पर एक वीडियो डालते रहते हैं। जैसे आवश्यकता होती है 30 प्रश्न हो, 35 प्रश्न हो, 50 हो, 65 हो, और मैराथन भी क्लास इस चैनल पे हम लोग कर चुके हैं। आगामी परीक्षा अगर डेट सुनिश्चित हो जा रही है, अगर परीक्षा आएगी तो उस पर भी हम मैराथन का अभ्यास प्रतिदिन करते रहेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं की श्रेणी में इस श्रृंखला के कुछ प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करते हैं। प्रश्न पूछा गया है प्रश्न 61 नंबर में कि स्थितः इत्यत्र प्रकृति प्रत्ययो अस्तः। स्थितः में प्रकृति प्रत्यय बताना है। तो कह रहा है कि आस्था धातु के साथ कत प्रत्यय है, कि अस्थ के साथ इत प्रत्यय है, कि आस्था धातु के साथ सत्र प्रत्यय है, कि आस्था के साथ कत वतु प्रत्यय है। तो यहाँ पे कत वतु प्रत्यय जो होता है इसकी निष्ठा संज्ञा होती है। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आस्था के साथ कत वतु नहीं लगा हुआ है, यहाँ के पर आस्था के साथ कत प्रत्यय करने पे शब्द हमारा स्थित बनता है। जो कत प्रत्यय होता है उसकी निष्ठा संज्ञा होती है और कत प्रत्यय तीनों वाच्यों में लगता है। भूतकाल के अर्थ में निष्ठा संज्ञक प्रत्यय होता है। कत प्रत्यय वर्तमान में भी प्रयुक्त हो जाता है और कत प्रत्यांश शब्द विशेषण का रूप ले लेता है। कत प्रत्यय में हम लोग देखेंगे तो इसका शेष जो होता है वह तो ही शेष बचता है। जैसे हन धातु के साथ अगर हम कत प्रत्यय करते हैं तो हत शब्द बनता है, छिद के साथ कत प्रत्यय करते हैं तो छिन्न बनता है। तो यह कत प्रत्यय है और कत कतवतु की क्या होती है, निष्ठा संज्ञा होती है। जो यूपी टीजीटी वाले भाई बहन हैं वह सब देखेंगे तो बाबूराम सक्सेना जी की जो पुस्तक लगी हुई है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, वो पृष्ठ नंबर 29, 30, 31 पर जो संज्ञा प्रकरण चल रहा है उसमें यह बताया पढ़ाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 61 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 62 पे, तो 62 में पूछ रहा है कि कर्ता इत्यत्र प्रकृत प्रत्ययो अस्ति। ऑप्शन ए क्रिय धातु के साथ उड़ुल प्रत्यय है, कि क्रिय धातु के साथ अड़ प्रत्यय है, कि क्रिय के साथ ऋच प्रत्यय है, कि क्रिय के साथ त्रिच प्रत्यय है। अर्थात हमको प्रत्यय तो ही तो हम बता रहे हैं कि मूल जो पुस्तक है उसको पढ़ना अनिवार्य है। चाहे आप टीजीटी दे, पीजीटी दे, एमपी वर्ग दे, आरपीएससी दे, कुछ भी, या बीपीएससी दे, कहीं जाएंगे जो भी प्रश्न पूछा जाएगा बस यह संस्कृत से ही पूछा जाएगा। संस्कृत से अगर हो सकता है कुछ में ग्रंथ
साहित्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मूल जो है वह संस्कृत ही है। संस्कृत के बारे में किसी भी चैनल पे कोई भी पढ़ाए, चाहे वो बीपीएससी का हो, आरपीएससी का हो, एमपी वर्ग 2 हो, हाँ, चाहे डीएसएसबी का हो, कहीं भी कोई क्लास अगर आपके पास समय है, तुरंत संस्कृत सब्जेक्ट हमको खोल के वाचन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, कि ज्ञान कभी मिथ्या नहीं होता है। यह जो डिग्रियां होती है, तो हमारे यहाँ बताया जाता है कि डिग्रियां कबो बाझी ना जाले। तो यह डिग्रियां हैं, और डिग्रियों के साथ जितना अधिक ज्ञान रहेगा हर जगह काम आएगा। यह नहीं कि आप टीजीटी देंगे यूपी तो दिल्ली में नहीं दे पाएंगे, दिल्ली में देंगे तो बिहार में वह प्रश्न नहीं आएगा, हर जगह आता है। तो आइए अब देखते हैं प्रश्न पर कि कर्ता में कौन सा, तो यह तो क्रिया धातु है, और जो क्रिया धातु होती है तो आप लोग जानते हैं कि डुक्रिय होता है, शुद्ध और डुक्रिय होता है। मगर डुक्रियों में सब कुछ करने के बाद जो उसमें से शेष जो बचता है तो वह क्रिय बचता है, और क्रिया के साथ इसमें हम लोग देखें तो कहें कर्ता, और सब लोग जानते हैं इसमें त्रिच प्रत्यय लगता है, त्रिच प्रत्यय लगता है, अर्थात त्रिच प्रत्यय में त्रिय शेष रहता है। अब प्रत्यय कृत कहलाता है, इसका प्रयोग कर्ता अर्थ में होता है, और इससे प्रत्यय, इस प्रत्यय से बनने वाले शब्द के रूप में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में चलते हैं। जैसे हिय के साथ त्रिच प्रत्यय किया जाए तो हर्ता बनता है, क्रिय के साथ त्रिच प्रत्यय किया जाए तो कर्ता बनता है, दा के साथ त्रिच प्रत्यय किया जाए तो दाता बनता है, नी के साथ त्रिच प्रत्यय किया जाता है तो नेता बनता है। तो प्रश्न एक है, लेकिन व्याख्या में देखिए हम अगर इतना भी अगर आ जा रहा है कि नेता में कौन सा प्रत्यय है तो त्रिच प्रत्यय है, यह भी एक सवाल बन गया। दाता में कौन सा प्रत्यय है तो त्रिच प्रत्यय है, कर्ता में कौन सा प्रत्यय है तो त्रिच प्रत्यय है। तो इस तरह अगर आप अपने ध्यान से अगर इस क्लास को देखेंगे, सुनेंगे, तो एक सवाल के जरिए 2-4 सवाल और भी हम बता देते हैं व्याख्यात्मक, कि और आप लोगों को सुविधा हो सकती है। तो प्रश्न नंबर 62 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 63, तो प्रश्न नंबर 63 में पूछ रहा है कि भावुक शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए कह रहा है भव धन आउक, बी कह रहा भव धन उक, सी कह रहा भाव धन उक, और डी कह रहा भाव धन उक। तो भावुक का संधि विच्छेद पूछा गया, तो भावुक का संधि विच्छेद क्या होता है, तो यहाँ पर देखें तो भाव का जो औ एच है तथा उसके पश्चात उ अच है, अतः एचो अयवाव सूत्र से औ के स्थान पर आव आदेश हो जाता है। अब आव कहाँ बनता है आप लोग जानते हैं, और सूत्र भी हमने बता दिया कि एचो अय आव, अर्थात आयादी संधि में यह आयादी संधि का सूत्र होता है। तो प्रश्न नंबर 63 में देखें तो विकल्प हमारा भव धन उक जो होता है यही इसका संधि विच्छेद होगा। संधि कौन सी होती है तो आयादी संधि होती है। आयादी संधि का सूत्र कौन सा होता है तो एचो अय आव सूत्र होता है, एचो अय वायाव सूत्र होता है, और वहाँ पे औ के स्थान पे आव आदेश हो करके रूप बन जाता है, यहाँ पे भाव धन अक। प्रश्न नंबर 63 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 64 को, तो प्रश्न नंबर 64 कह रहा है प्रतिपदिकार्थे का विभक्ति। प्रतिपदिकार्थ तो हम लोग पढ़े हैं, प्रतिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिपदिकार्थ का विभक्ति। ऑप्शन ए सप्तमी, बी प्रथमा, सी द्वितीया, और डी कह रहे हैं कि तृतीया। तो प्रश्न नंबर 64 में देखें तो प्रतिपदिकार्थ लिंग परिमाण मात्र विभक्ति में क्या लिंग परिमाण मात्रे वचन प्रथमा होता है, तो यहाँ पे बता रहा है कि प्रतिपदिकार्थ, और प्रतिपदिकार्थ में तो सभी लोग जानते हैं कि इसमें प्रथमा विभक्ति लगती है। प्रश्न नंबर 64 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 65 को देखें तो प्रश्न नंबर 65 कह रहा है कि हरये रोचते अत्र संप्रदान संज्ञा केन सूत्रेण स्प्रेहि स्थितम चतुर्थी संप्रदाने कर्मणायम भी प्रेति और रुच्यर्थानाम प्रियमाण। तो हरे रोचते में जो संप्रदान संज्ञा होती है 21 सूत्र से होती है, तो यह सूत्र भी दिया है, अर्थात पहले यह देखिए कि स्पेरिसितम में भी कौन सी होती है संप्रदान संज्ञा होती है, चतुर्थी संप्रदाने में भी संप्रदान संज्ञा होती है, और कर्मणायम भी प्रेति में भी संप्रदान, और रुचि अर्थानाम प्रियमाणम में। तो 4 तो प्रश्न यहीं से बन गए, अगर पूछा जाए इसमें चारों में कौन सा होता है, सबकी संप्रदान संज्ञा होती है। अब हरे या रोचते, तो हमने एक देखी यहाँ पे सूत्र पढ़ा है रुचि अर्थानाम प्रियमाण। रुच्यता जो रोचक में होता है प्रियमाण होता है, अर्थात रुच तथा इस अर्थ की धातुओं के योग में प्रियमाण की संप्रदान
संप्रदान संज्ञा होती है, जैसे हरे रोचते। और यहाँ पे रुच धातु के योग में प्रियमाण पदार्थ हरि है, अतः रुच अर्थानाम प्रियमाण सूत्र से संप्रदान संज्ञा हुई है। और संप्रदान में कौन सी विभक्ति लगती है? तो चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो हरे रोचते। तो प्रश्न नंबर 65 का विकल्प हमारा डी सही हो जाता है, रुचि अर्थानाम प्रियमाण। अब हम प्रश्न नंबर 66 को देखें तो 66 में कह रहा है कि उपसर्दम का समास है। ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास है, बी द्विगु समास है, सी अव्ययी भाव समास है, और डी कह रहे हैं कि कर्मधारय समास है। तो आप सभी जानते हैं कि आगे जब अव्यय पद लग जाता है तो उसमें अव्ययी भाव समास हो जाता है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद क्या होता है? अव्यय होता है, और दूसरा पद जो होता है वह संज्ञा होती है। तो यहाँ पर प्रथम क्या है? अव्यय है, और दूसरी क्या है? सरदम जो है वह संज्ञा हो गई है। और उप अव्यय जो लगता है वह समीप के अर्थ में लगता है कि समीप है, शरद समीपम। तो उपसरदम पद बनता है, तो शरद समीप है। तो प्रश्न नंबर 66 में अव्ययी भाव समास होता है। और उप का मतलब क्या होता है? यहाँ पे समीप अर्थ में होता है कि समीप है, शरद समीप है, तो उपसरदम। प्रश्न नंबर 66 विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 67 पे। तो प्रश्न नंबर 67 में देखा जाए तो अहम स्वः जयपुरम अगच्छम रेखांकित पदस्य शुद्ध रूपम स्यात्। अहम स्वः जयपुरम अगच्छम में जो रेखांकित पद है उसमें शुद्ध रूप क्या है? तो यहाँ पे रेखांकित पद कहीं दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे अगच्छम वाली बात पूछ रहा है। यहाँ पे यही जो है आगच्छम कह रहा है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि गमिष्यामि होगा, कि बी गमिष्यत होगा, कि सी गमिष्यति होगा, और डी कह रहे हैं गमिष्यसि होगा। तो 67 में देखा जाए तो शुद्ध रूप इसका पूछ रहा है, तो शुद्ध रूप अगच्छम के स्थान पे गमिष्यामि होगा। क्या होगा? गमिष्यामि होगा। अहम स्वः जयपुरम गमिष्यामि, तो अगच्छम के स्थान पे यह होता है गमिष्यामि पद। और जो गमिष्यामि पद होता है यह लिट् का भविष्य काल का जो होता है प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होता है। प्रश्न नंबर 67 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 68 को देखें तो प्रश्न नंबर 68 में कह रहा है कि इमे पुलानि मधुरः अस्ति, इमे पुलानि मधुरः अस्ति इति वाक्य इदम संशोधयते। इस वाक्य का संशोधन करना है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि इमानि फलानि मधुरः अस्ति, बी कह रहा है कि इमानि फलानि मधुरः सन्ति, सी कह रहा है कि इमं फलानि मधुरः सन्ति, और डी कह रहा है कि अयम फलानि मधुरः अस्ति। तो कौन सा इसमें सही होगा? तो इसको हम देखेंगे प्रश्न नंबर 68 में। तो यहाँ पे जो शुद्ध वाक्य बनता है वह बनेगा इमानि फलानि मधुरः सन्ति। यह फल जो हैं वह मीठे हैं, मधुर हैं, अतः विकल्प जो है वह हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 68 का विकल्प हमारा बी सही है। अब हम प्रश्न नंबर 69 को देखें तो 69 में कह रहे हैं कि पुरुषेभ्यः रामः उत्तम वाक्यामदः संशोधयते हैं। तो पुरुषों में राम उत्तम हैं या श्रेष्ठ हैं। तो जब हम लोगों ने यह पढ़ा है कि निर्धारण में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है, और सूत्र कैसे होता है? तो यतस् निर्धारणम, यतस् निर्धारण में जो होता है षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे नरों में द्विज श्रेष्ठ हैं, प्राणियों में मानव श्रेष्ठ हैं, उसी तरह इसमें कह रहे हैं कि पुरुषेभ्यः रामः उत्तम, पुरुषों में राम श्रेष्ठ हैं। तो इसमें षष्ठी सप्तमी किसमें लगी है? पुरुषेभ्यः रामम, तो गलत हो जाएगा। कह रहे पुरुषाणाम पुरुषेषु वह राम उत्तम, पुरुषेभ्य यह भी नहीं होगा। पुरुषाणाम पुरुषः वा रामः उत्तम, तो यह डी वाला और बी वाला इसमें से कौन सा सही होगा? तो हम पढ़ रहे हैं तो इसमें देखा जाए तो इसमें पुरुष है, तो यह गलत हो जाएगा। इसका जो विकल्प है हमारा बी सही होगा। पुरुषाणाम पुरुषेषु, सप्तमी षष्ठी दोनों उसके वाह राम उत्तम। प्रश्न नंबर 69 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 70, प्रश्न नंबर 70 में पूछ रहे हैं कि रामः वर्षायाम क्रीडति रेखांकित पदस्य शुद्ध रूपम स्यात्। तो वर्षायाम में जो है वो हम रेखांकित पद में पूछ रहे हैं कि शुद्ध कौन सा रूप आएगा। तो वर्षायाः आएगा कि वर्षाणाम आएगा कि वर्षासु आएगा कि वर्षा आएगा।
तो हम लोगों ने पढ़ा है कि इसमें कौन सी, तो रामः वर्षायाम क्रीडति, रामः वर्षा में खेलती है। तो में पर में कौन सी विभक्ति होती है, तो सप्तमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पे शुद्ध रूप जो होगा उसका होगा रमा वर्षासु क्रीडति, अर्थात रमा जो है वह बरसात में खेलती है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो वर्षाया यह सप्तमी नहीं है, वर्षाणाम ये भी सप्तमी नहीं है, सप्तमी लगी हुई है सी ऑप्शन में वर्षासु। प्रश्न नंबर 70 में विकल्प हमारा सी सही होता है कि रामाह वर्षासु क्रीडति, रामाह बरसात में खेल रही है। प्रश्न नंबर 70 का विकल्प सी सही है। अब हम 71 में देखें तो 71 में कह रहे हैं कि उपाध्यावसः सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। ऑप्शन ए सह सन्मार्गम अभिनिवेशः, बी सेना कटकम उपवसति, सी शिव पर्यंकम अधिसेते है, और डी कह रहे हैं कि हरि वैकुंठम अध्यासते। तो उपांग वाद्यांश वसह उदाहरण जो है, सूत्र जो है उसके हिसाब से हमको बताना है कि इसमें कौन सा उदाहरण इसका सही होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो सेना उपवसति जो है यहाँ पे हो जाएगा सेना कटकम उपवस्थी, यह वाला विकल्प हमारा सही होता है। कहाँ सही होता है, तो अगर उपांग वाद्यांश वस सूत्र के अनुसार यदि देखा जाए तो वस माने होता है रहना, और वस धातु के पहले उप अनु अधि आंग में से कोई भी उपसर्ग हो तो क्रिया के आधार में कर्म कारक होता है। और उप माने उप बस से उपवसति के आधार पर द्वितीय विभक्ति होती है, इसीलिए इसके कटकम में जो है कटकम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। तो उपांग वाद्यांश वस में हम लोगों ने क्या देखा कि उप जो है उसका वस धातु से मतलब तो वस धातु लगी हुई है, और वस धातु के साथ अगर कोई उपसर्ग उप अनु अधि आंग में से कोई भी होता है उसके आधार का कर्म कारक होता है और उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। प्रश्न नंबर 71 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 72 को देखें तो प्रश्न नंबर 72 में पूछ रहे हैं कि रघुवंशम महाकाव्य कति श्लोका विद्यते। तो रघुवंशम महाकाव्य महाकवि कालिदास जी की रचना है और यह 19 सर्गों वाला महाकाव्य है। इनकी एक और महाकाव्य है कुमार संभव जो 17 सर्गों का वह भी महाकाव्य है। कुल महाकवि कालिदास जी की 7 रचनाएं मिलती है, जिसमें से 2 महाकाव्य है कुमार संभव और रघुवंशम, और एक खंड काव्य है मेघदूत, और एक गीत काव्य है ऋतु संहार, और उसके बाद 3 नाटक मिलते हैं मालविका अग्निमित्रम, और उसके बाद विक्रम उर्वशी अभिज्ञान शाकुंतल इत्यादि कुल उनकी रचनाएं हैं। तो प्रश्न नंबर 72 में पूछ रहा है कि रघुवंश में कुल कितने श्लोक हैं। तो रघुवंश में कुल श्लोकों की संख्या देखी जाए तो यहाँ पे 1569 श्लोक हैं और इसमें कुल 19 सर्ग हैं, और सबसे बड़ा 12वां सर्ग है जिसमें 104 श्लोक हैं, और तथा सबसे छोटा 18वां सर्ग है जिसमें मात्र 53 श्लोक हैं। तो यह तो हम जानते ही हैं कि रघुवंश में कितने श्लोक हैं, तो 1569, लेकिन इसके अलावा भी हम आपको बता दिए कि इसके रचनाकार कौन है, इसमें कितने सर्ग हैं, और सबसे बड़ा जो इसका सर्ग होता है वह कौन सा होता है, 12वां सर्ग। 12वां सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं, 104 हैं, और सबसे छोटा सर्ग जो है वो 18वां सर्ग है, वह सबसे छोटा है जिसमें कुल 53 श्लोक हैं। तो प्रश्न नंबर 72 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब देखें प्रश्न नंबर 73, तो 73 में कह रहे हैं कि अस्मिन प्लस अपि इतस्य संधि भरवती, अर्थात अस्मिन प्लस अपि का संधि होगा, अस्मिन अपि होगा, कस्मिन नापि होगा, कस्मिन नपि होगा, कस्मिन नपि होगा। तो प्रश्न नंबर 73 में देखा जाए तो अस्मिन अपि की संधि जो होती है अस्मिन अपि होती है, जो यह न होता है हलंत जो है यह रहेगा इसमें, और यह का विकल्प जो हो जाएगा वह डी सही होता है कि अस्मिन अपि, और अस्मिन अपि का जब संधि विच्छेद देखेंगे तो इस पद में जो होता है तो डमुडागमः संधि का प्रयोग किया गया है। कौन सा संधि इसमें होती है, डमुडागमः, और यहाँ पे देखा जाए तो यह ऐसे डमू और उसके बाद जो आता है डा गम, यह संधि होती है। कौन सा, डमुडा गम में संधि होती है, और इसका जो संध रूप बनता है वह अस्मिन अपि, अस्मिन नपि। प्रश्न नंबर 73 का विकल्प हमारा डी सही होता है।
अब हम प्रश्न नंबर 74 को देखें तो 74 में कह रहा है कि युष्मद् शब्दस्य सप्तमी द्विवचनम अस्ति। युष्मद् शब्द का सप्तमी में द्विवचन बनता है। क्या बनता है? आवाम, युवाभ्याम, युवयो, युष्मासु। तो प्रश्न नंबर 74 में युष्मद् शब्द का रूप देखा जाए तो इसमें पूछ रहा है कि सप्तमी द्विवचन में, तो प्रथमा के द्विवचन में युवाम बनता है, द्वितीया के युवाम बनता है, तृतीया में युवाभ्याम बनता है, और चतुर्थी में भी युवाभ्याम बनता है, पंचमी में भी युवाभ्याम बनता है, और षष्ठी में युवयो बनता है, सप्तमी में भी युवयो बनता है। तो प्रश्न नंबर 74 में देखें तो युवयो षष्ठी और सप्तमी दोनों बनता है। युष्मद् शब्द का जो षष्ठी द्विवचन में होता है उसमें भी युवयो बनता है और सप्तमी में भी बनता है, और तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में युवाभ्याम 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 बनता है, और प्रथमा और द्वितीया में देखा जाए तो वही द्विवचन में युवाम युवाम बनता है। तो प्रश्न नंबर 74 का विकल्प हमारा सी सही होता है कि युवयो बनेगा। अब हम प्रश्न नंबर 75 को देखें। प्रश्न नंबर 75 कह रहा है कि राम कृष्णो अस्मिन् पदे समास विग्रह अस्ति। ऑप्शन ए राम च कृष्ण च, रामम च कृष्ण च, सी रामेण च कृष्णेन च, और डी कर रहे हैं कि समः च रामः च। तो समः च रामः च तो ही भी नहीं करेगा। अब कौन सा विकल्प सही होगा? तो राम कृष्णो पद का समास विग्रह देखा जाए तो आप सब जानते हैं कि रामः च कृष्ण च होता है। और कैसे होता है? तो इतेतर द्वंद्व समास दो या दो से अधिक होते हैं, विग्रह पदों में उनकी समान रूपों की प्रधानता होती है। ये संज्ञा पद होते हैं, जैसे माता च, पिता च, माता पितरो, रामश्च, मोहनश्च, सुरेशाच, तो यह सब इसमें आते हैं। तो प्रश्न नंबर 75 का विकल्प हमारा ए सही होता है, रामश्च कृष्णश्च। प्रश्न नंबर 75 विकल्प हमारा ए सही है। अब हम प्रश्न नंबर 76 को देखें। प्रश्न नंबर 76 में कह रहे हैं कि सश्रुश्च स्वसुश्च इत्यस्य सामाजिक शब्दों अस्ति। स्वश्रुवसुदो, स्वसुरो, उभयो या कौन अपि, न को अपि, इसमें से कोई नहीं होगा। इसमें समासिक शब्द पूछ रहा है। तो प्रश्न नंबर 76 में हम लोग देखें तो सश्रुश्च स्वश्रुश्च इति सस्वरो और स्वसुरो, यहाँ एक शेष और इतेतर योग द्वंद्व दोनों समास होते हैं। तो विकल्प हमारा इससे सी सही हो जाएगा कि यह दोनों होंगे, स्वसुरो सुदो होगा और स्वसुरो भी होगा। प्रश्न नंबर 76 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 77 को देखें तो प्रश्न नंबर 77 में पूछ रहे हैं कि रामो इतरत्र का विभक्ति। रामों में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा होती है कि द्वितीया होती है कि षष्ठी है कि षष्ठी है? राम शब्द में रामो कहाँ बनता है? तो प्रथमा में कि द्वितीया में कि पंचमी में कि षष्ठी में? तो राम शब्द का द्वितीया विभक्ति द्विवचन में रामो रूप बनता है। द्वितीया विभक्ति होती है और द्विवचन में बनता भी है रामो रामो। तो रामो कह रहे हैं, और राम रामो जो होता है तो एक वचन में रामम बनता है और द्विवचन में रामो बनता है और बहुवचन में रामान बनता है। तो ये रामो पूछे हैं। प्रश्न नंबर 77 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 78 और प्रश्न नंबर 78 में देखें तो कह रहे हैं कि शुद्धम वाक्यम अस्ति। शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए छात्रेषु दिनेशः कृशतमो अस्ति, बी करेंगे छात्रेभ्यः दिनेशः कृशतमो अस्ति, सी करेंगे छात्रः दिनेशः कृशतम अस्ति, और डी करेंगे छात्रः दिनेशः कृशतम अस्ति। तो प्रश्न नंबर 78 में शुद्ध वाक्य देखा जाए तो इसमें छात्रेषु दिनेशः कृशतमो अस्ति, अर्थात यह विकल्प छात्रों में दिनेश जो है वो बहुत मेहनती है। तो कह रहे हैं प्रश्न नंबर 1 में सही हो जाए, क्योंकि सप्तमी लगी हुई है, षष्ठी सप्तमी एक में हम बताएं कि निर्धारण करना होता है। तो जब निर्धारण करना होता है किसी एक को श्रेष्ठ माना जाता है तो और सब अन्य विकल्प जो है असंगत हैं, यही सही है। प्रश्न नंबर 78 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 79 और 79 में देखें तो पूछ रहा है कि पठताम रूप किस लकार पुरुष एवं वचन का है? ऑप्शन ए लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, बी लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, सी लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, और डी करें लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। तो प्रश्न नंबर 79 में देखा जाए कि पठताम पठ धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप होता है।
तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे लोट लकार जो होता है, लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें बनता है, पुरुष में वचन पूछा है तो लोट लकार में प्रथम पुरुष द्विवचन में यह रूप बनता है। प्रश्न नंबर 79 का विकल्प हमारा ये सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 80 को देखें तो प्रश्न नंबर 80 में पूछ रहे हैं कि त्रिवेणी पद में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है कि तत्पुरुष समास है कि अव्ययी भाव समास है कि द्विगु समास है? तो प्रश्न नंबर 80 में त्रिवेणी में प्रथम पद संख्यावाची होने से द्विगु समास है, यह तत्पुरुष का ही भेद है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं जबकि अव्ययी भाव में प्रायः पूर्व पद अव्यय होता है। तो त्रिवेणी यानी कि यह जो आगे आया है अंकवाची है, संख्यावाची है, इसलिए इसमें द्विगु समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 81 और प्रश्न नंबर 81 में देखें तो कह रहे हैं कि अभवन में लकार है, लट लकार है कि लोट लकार है कि विधिलिंग है कि लंग लकार है? तो अभवन भू धातु के लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होता है। भू धातु लंग लकार का रूप जब देखा जाए तो इसमें चलता है प्रथम पुरुष में अभवत, अभवताम, अभवन, मध्यम पुरुष में चलता है अभवः, अभवतम, अभवत और उत्तम पुरुष में चलता है अभवम, अभाव, अभवाम। तो यहाँ पे देखा जाए तो प्रश्न नंबर 81 में यह जो अभवन बनता है यह लंग लकार में बनता है, अभवाम। अब कहाँ बनता है? लंग लकार में। प्रश्न नंबर 81 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 82 को देखें तो 82 में पूछ रहा है कि अत्यधिक में संधि है, अत्यधिक में संधि है। तो अति धन अधिक, ई के बाद अ य हो गया है, तो यह कहाँ होता है? तो देखिए गुण संधि में होता है कि वृद्धि संधि में होता है कि यड़ संधि में होता है कि हल संधि में? तो हल संधि तो एकदम में हुई भी नहीं करेगा, वृद्धि इसमें हुई नहीं है। गुण है कि यड़ है? तो गुण भी नहीं है, यड़ संधि होती है। कौन सी होती है? यड़ संधि। कहाँ है? तो इसमें पहले ही हम बता दें कि अति धन अधिक और आया है अत्यधिक। यहाँ पर ई को एड़च सूत्र से ई के स्थान पर य हुआ है, अतः यड़ संधि है। ई को एड़ सूत्र का अर्थ है यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री ली के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का य में, री का र में, ली का ल हो जाता है। जैसे अतिधन अधिक या सुधन आगतम स्वागतम में भी आदि संधि होती है, इत्यादि इत्यादि में भी क्या होती है? इसमें भी यड़ संधि होती है। और यड़ संधि का सूत्र कौन सा होता है? ई को एड़च होता है। तो प्रश्न नंबर 82 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 83, तो 83 में पूछ रहा है कि रुच धातु लोट लकार प्रथम पुरुषः एक वचने रूपम अस्ति। रुच धातु है और लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होता है। ऑप्शन ए रोचतु होता है, बी रुचतु होता है, सी रोचताम होता है और डी कह रहे हैं रोचे ताम होता है। तो 83 में देखें तो रुच धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप रोचताम होता है। प्रश्न नंबर 83 का विकल्प हमारा डी सही होता है। और कहाँ होता है? तो रुच धातु जो लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रोचताम बनता है और ये आत्मने पदी धातु है और इसका रूप केवल आत्मने पद में ही चलता है। जैसे लोट लकार में देखा जाए तो रोचताम, रोचेताम, रोचनताम, रोचस्व, रोचेथाम, रोचध्वम, रोचय, रोचावहे, रोचामहे ऐसे चलता है। तो प्रश्न नंबर 83 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 84 को देखें तो प्रश्न नंबर 84 में कह रहे हैं कि निम्नांकितेषु वाक्येषु शुद्ध रूपे किम अस्ति? ऑप्शन ए विद्यालयस् परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालयान् परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालयः परितः वृक्षा सन्ति और विद्यालयः परितः वृक्षा सन्ति। प्रश्न नंबर 84 में विकल्प कौन सा हमारा सही होगा? तो विकल्प हमारा डी सही होता है, विद्यालयः परितः वृक्षा सन्ति। और विद्यालय परितः वृक्षा सन्ति यह भी तो सही होगा, सी भी सेम वैसे ही लिखा है, विद्यालयस नहीं होगा और विद्यायान नहीं होगा, अर्थात यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। विद्यालय परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालय परितः वृक्षा सन्ति, अर्थात दोनों विकल्प यहाँ पे सही होंगे। प्रश्न नंबर 84 में कहा है कि इसमें अवितः परितः समयानिक्सा हम लोग पढ़े हुए हैं। यह सूत्र है कि अवितः परितः समयानिक्सा हा प्रतियोगे अपि द्वितीया जो सूत्र होता है, तो अवितः परितः के योग
में द्वितीय विभक्ति लगती है। तो यहाँ पे परितः दिया है तो दोनों में दिया है विद्यालयः परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालयः परितः वृक्षा सन्ति, अतः सी और डी दोनों सही होंगे। प्रश्न नंबर 84 में अब यही वाला दोनों ऑप्शन सही हो जाए तो यहाँ पे हम लिख लेंगे उभो कर देंगे तो सही होगा, यानी कि 2 गो सही है। अब हम प्रश्न नंबर 85 को देखें तो कह रहे हैं कि अलभत में कौन सा लकार है, लट लकार है कि लोट लकार है कि लंग लकार है कि विधिलिंग लकार है। तो प्रश्न नंबर 85 में देखा जाए तो यहाँ पे अलभत में लंग लकार है और लब धातु है। कौन सी लकार है? लंग लकार है। और लंग लकार के साथ इसमें धातु की बात करें तो इसमें लब धातु है। और लंग लकार में यह रूप चलता है प्रथम पुरुष में अलभत, और द्वितीय में लगता है अलभेताम अलभंतः। मध्यम पुरुष में देखा जाए तो अलभया अलभेथाम अलभ्वम, और उत्तर पुरुष में चलता है अलभे अलाभवी अलाभमही। ऐसे इसका रूप चलता है। तो यहाँ पे पूछा है कि अलभत में कौन सा लकार है, तो लंग लकार है। प्रश्न 85 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 86 को देखें तो 86 में कह रहे हैं कि पतंजलि वाणी शुद्धार्थ अचयत। ऑप्शन ए आयुर्वेदम, बी धनुर्वेदम, सी ऋग्वेदम और डी कह रहे हैं व्याकरणात्मक। तो पतंजलि वाणी शुद्धार्थम तो पाणिनि व्याकरण के अध्ययन के प्रथम युग का अंत पतंजलि के महाभाष्य ही में होता है। पतंजलि के महाभाष्य में ही में होता है। कहें कि पाणिनि के स्थान को दृढ़ बनाने में पतंजलि तथा कात्यायन ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। और यह व्याकरण के त्रिमुनि माने जाते हैं, पाणिनि जी और कात्यायन जी और पतंजलि जी। इन्हें व्याकरणों के त्रिमुनि भी कहा जाता है। अतः पतंजलि ने व्याकरण की रचना की है। और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि पतंजलि वाणी शुद्धम अर्थ, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? डी हो जाएगा व्याकरणम। अर्थात प्रश्न नंबर 86 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 87 को देखें तो पूछ रहा है कि लभ्य में प्रकृति एवं प्रत्यय है, इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो लब के साथ यत प्रत्यय है कि लब के साथ लेप प्रत्यय है कि लब के साथ कत्वा प्रत्यय है कि लब के साथ साने प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 87 और प्रश्न नंबर 87 में देखा जाए तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो लब के साथ कत्वा प्रत्यय नहीं होगा, लब के साथ साने प्रत्यय नहीं होगा, इसमें लब के साथ यत प्रत्यय किया गया। प्रश्न नंबर 87 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 88 को देखें तो 88 में कह रहे हैं कि नमः स्वास्ति स्वाहा स्वधा अलम और वसठ, इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है कि द्वितीया होती है कि तृतीया होती है कि चतुर्थी होती है? तो प्रश्न नंबर 88 में डी सही होगा। कहें कि हम सब विदित हैं, सब लोग जानते हैं कि नमः स्वास्ति स्वाहा स्वधा अलम और वसठ के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे रामाय नमः आदि इत्यादि जिसको नमस्कार किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो प्रश्न नंबर 88 का विकल्प हमारा डी सही होता है। जैसे शांताय तेजसे नमः नहीं हुआ, उसमें नीति शतकम में लास्ट में कह रहे हैं कि शांताय नमः तेजसे, तो यहाँ पे जिसमें नमः हो स्वास्ति हो स्वाहा हो तो चतुर्थी विभक्ति होती है। प्रश्न नंबर 88 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 89, प्रश्न नंबर 89 में पूछ रहे हैं कि अच संधि किसे कहते हैं? ऑप्शन ए व्यंजन संधि को, बी विसर्ग संधि को, डी प्रतिमुख संधि को, सी प्रतिमुख संधि को, डी कर रहे हैं कि स्वर संधि को। तो इसमें देखा जाए तो व्याकरण में संधि के प्रमुख 3 भेद होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है और यह विसर्ग होता है। इनमें स्वर संधि जो होती है तो यहाँ पे कह भी रहा है कि अच और अच माने हम लोग जानते हैं कि स्वर होता है, तो अच जो होता है वह स्वर संधि होता है। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं तथा प्रतिमुख संधि या काव्य शास्त्र के अंतर्गत की गई कई 5 संधियों में से एक आता है। तो यह प्रतिमुख संधि तो इसमें से हट जाएगा, 3 गो होगा विसर्ग संधि से और व्यंजन संधि और स्वर संधि। तो अच संधि के बारे में पूछा तो अच माने स्वर होता है, यानी इसको स्वर संधि कहते हैं। प्रश्न नंबर 89 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 90। तो मित्रों आज की इस श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न होगा और प्रश्न नंबर 90 में देखा जाए तो इसमें पूछ रहा है कि कस्याम उपनिषदीय भृगु यल्ली उपदिष्ठा।
तो 90 में कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। हमको अपने चैनल पे जितने भी हमारे मित्र हैं हमको बहुत सजेशन देते हैं, सलाह देते हैं, उनका विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं भैया मनीष त्रिपाठी जी का, विनीता कश्यप का, आदित्य ब्लॉग का और SK कुमार का, BP सिंह का, यम सिंह और पूनम शुक्ला इत्यादि और भी हमारे मित्र हैं जिनका नाम मुझे याद नहीं है। तो क्या करें, ऑनलाइन तो व्यवस्था है ही नहीं कि दिखेगा, इसको याद करके रखता हूं। जो मित्र हमारे चैनल पे हमारा हमेशा सपोर्ट देते हैं, सही गलत हर चीज़ को सलाह देते हैं, बताते हैं, हमको मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशन करते हैं, यह सब करने के लिए भैया आप लोगों का कोटि कोटि हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि हम भी एक विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी बनकर ही कुछ सीखा जा सकता है। तो आइए प्रश्न नंबर 90 में देखें और इसमें पूछ रहा है कि कस्याम उपनिषदीय भृगु यल्ली उपजिष्ठा, अर्थात इसमें यह पूछा जाए कि भृगु बल्ली उपजिष्ठा अर्थात इसमें तैत्तिरीय उपनिषद में 3 बल्लियां हैं। प्रथम बल्ली जो है वो शिक्षा बल्ली है, दूसरी बल्ली जो है वह ब्रह्मानंद बल्ली है और तृतीय बल्ली को ही भृगु बल्ली कहते हैं। तो इसमें भृगु बल्ली ही पूछा है। तो प्रश्न नंबर 90 का विकल्प हमारा बी सही होता है। यह कहाँ से मिलता है, तो तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। प्रश्न नंबर 90 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो देखिएगा, जब आपको अच्छा लगे तब तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। प्रतिदिन इस चैनल पे हम इसी तरह से अभ्यास प्रश्न पत्रों को चलाते हैं और चलाते ही रहेंगे, क्योंकि आपके सफलता में साथ हमारा भी जुटा रहे, इसलिए इस पर प्रतिदिन चलाते हैं। और जैसे ही पेपर नज़दीक आएगा तो हम पूरा एकदम मैराथन क्लास चलाएंगे, 125 प्रश्न, 120 प्रश्न, जैसे आप लोग कहेंगे वैसे हम लोग इस पर अभ्यास करते रहेंगे। क्योंकि अभ्यास अगर छूट गया तो फिर से हम लोग टूट जाएंगे। तो हमको टूटना नहीं, हमको जुटना है। नित्य दिन जितना टाइम मिले, जितना समय मिले, उस पर अभ्यास पर निरंतर हमको अपना निरंतरता बनाए रखना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कि कैसी लगती है, और कुछ कमी हो तो वह भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।